हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? फील बेटर? स्टूडेंट्स, हमने एक नई हेडिंग स्टार्ट की है, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री की अदर क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और आज की क्लास को एंजॉय कीजिए। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका सरफेस केमिस्ट्री का मीनिंग, एडजॉर्प्शन और उसके टाइप्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स डिपेंडेंस फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करेंगे? उन फैक्टर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी एटमॉस्फेयर कंडीशंस है, एक्सटर्नल कंडीशंस, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। उस पॉइंट्स पे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग में, फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। फर्स्ट पॉइंट इसमें अपने पास बेटा नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट का नेचर कैसा होगा? एडजॉर्बेट का मीनिंग आपको बताया हुआ है। जनरली इसमें गैस पार्टिकल्स होते हैं, तो गैस पार्टिकल्स का नेचर भी ये डिसाइड करता है कि एडजॉर्प्शन की जो क्वांटिटी है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, वो हाई होगा या लो होगा। गैसेस को बाय नेचर हम दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं, टेम्परेरी गैसेस एंड परमानेंट गैसेस। टेम्परेरी गैसेस और परमानेंट गैसेस को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हो? सॉल्यूशन में ऑलरेडी हमें डिस्कस कर चुके हैं। द गैसेस कैन इजीली लिक्विफाइड, वो गैसेस जिनका लिक्विडेशन इजीली हो रहा है, और द कंपैरेटिवली हार्डली लिक्विफाइड, वो गैसेस जिनका लिक्विडेशन हार्डली हो रहा है, वो टेम्परेरी और परमानेंट गैसेस होती हैं। एक दूसरा पॉइंट और दे सकते हैं अपन, द गैसेस कैन एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड विद सॉल्वेंट या इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट। जिन गैसेस का एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, वो भी टेम्परेरी गैसेस की कैटेगरी में आती हैं। और गैसेस डज नॉट एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, वो किस कैटेगरी में आती हैं? परमानेंट गैसेस की कैटेगरी में आते हैं। स्टूडेंट्स, बेटा पर्टिकुलर एग्जांपल से इस चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहूं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, उन गैसेज को जब हम सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, लाइक वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे, इनके कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तरह और नाइट्रोजन नाइट्रोजन की तरह। ये गैसेज क्या होंगी? परमानेंट गैसेज हैं, जो सॉल्वेंट के साथ ना एसोसिएटेड हो रही हैं ना डिसोसिएटेड हो रही हैं। स्टूडेंट्स, अब इन गैसेज को आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं जो एनवायरमेंट में अवेलेबल हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? परमानेंट गैसेज की कैटेगरी में आती हैं। इनका लिक्विडेशन भी क्या होगा? हार्डली होता है। लिक्विडेशन आप समझ रहे हो कि गैसेज आर कंप्रेसिबल इन नेचर। प्रेशराइज करके गैसेज को हम कंप्रेस कर सकते हैं, उनको गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसेज हैं, वो परमानेंट गैसेज की कैटेगरी में आती है कि उनका लिक्विडेशन इजीली नहीं होता है, क्योंकि वो सॉल्वेंट के साथ क्या नहीं हो, एसोसिएट या डिसोसिएटेड नहीं हो रही है। टेम्परेरी गैसेज की बात करो स्टूडेंट्स, तो आपके सामने एग्जांपल्स है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस या अमोनिया। ये एग्जांपल हम सॉल्यूशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, जब ये अमोनिया या HCl को यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर के साथ हम डिजोल्व करेंगे या इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट में पास करते हैं, तो स्टूडेंट्स अमोनिया एसोसिएटेड होकर क्या दे रहा है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और HCl है वो डिसोसिएटेड और आयनाइज्ड होकर हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन प्रोवाइड करवा रहा है। तो इनका ये एसोसिएशन का एग्जांपल हो गया अमोनिया, तो, और HCl किसका एग्जांपल हो गया? डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन का एग्जांपल हो गया। ये तो ऐसी जो गैसेज होती हैं जो सॉल्वेंट के साथ क्या हो रही हैं? एसोसिएटेड या आयोनाइज्ड, डिसोसिएटेड हो रही हैं, वो गैसेज स्टूडेंट्स टेम्परेरी गैसेज की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि उनका लिक्विडेशन क्या होता है? इजीली हो जाता है, इजीली कंप्रेसिबल होती हैं, वो लिक्विड में इजीली कन्वर्ट हो रही है। ठीक स्टूडेंट, तो बेटा आपको एक चीज पॉइंट क्लियर होगा कि गैस के नेचर के अकॉर्डिंग हम गैसेज को दो टाइप से, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट के अकॉर्डिंग हम गैसेज को दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं, टेम्परेरी गैसेज और परमानेंट गैसेज। स्टूडेंट्स, आप मुझे बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सॉलिड की सरफेस पे एडजॉर्प्शन सॉलिड भी होना है, गैसेज का, लिक्विड भी होना है। जनरली हमारे सिलेबस में सॉलिड की सरफेस पे गैसेज का एडजॉर्प्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सरफेस पे हमें दोनों टाइप की गैसेज प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, टेम्परेरी गैसेज भी प्रोवाइड की जा रही है और परमानेंट गैसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं। तो क्या इन दोनों की जो एडजॉर्प्शन रेट होगी, अमाउंट जो होगा, वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? कंफर्म है, आप कहेंगे टेम्परेरी गैसेज आर मोर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ ए पर्टिकुलर सॉलिड। टेम्परेरी गैसेज का जो एब्जॉर्प्शन होगा स्टूडेंट्स वो हाई होता है किसके कंपैरेटिवली? परमानेंट गैसेज के कंपैरेटिवली। ये फर्स्ट पॉइंट होगा नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट या गैस के नेचर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि
क्या सभी गैसेस का एब्जॉर्प्शन रेट सेम होगा या डिफरेंट होगा? क्लियर स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट या गैस के नेचर के बाद हम सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। एब्जॉर्बेंट मीन सॉलिड बाय नेचर कैसा होगा? तो सॉलिड हार्ड फॉर्म में है, हार्डर सॉलिड है या पाउडर फॉर्म में सॉलिड है, दो कंडीशन होगी। सेकेंड, पोरलेस सॉलिड होगा या हैविंग पोरस, जिसमें डिफरेंट होल्स बने होते हैं अलग अलग साइज के, या उसके अकॉर्डिंग हम सॉलिड को कैटेगराइज करते हैं। हार्ड और पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में एक पर्टिकुलर सॉलिड है, वो हार्ड को हमने, हार्ड जो सॉलिड फॉर्म में था उसको हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। पाउडर फॉर्म में क्या हो गया? मोर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया राइज हो गया पाउडर फॉर्म में। और एब्जॉर्प्शन कैसा फिनोमेनन है? सरफेस फिनोमेनन है, सरफेस पे अराइज होने वाला फिनोमेनन है। ऐसा कोई भी फैक्टर जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, कंफर्म है, वो एब्जॉर्प्शन को भी क्या करेगा? राइज करेगा। तो सॉलिड हमें हार्ड फॉर्म में दे रखा है, या उसको हमने ग्राइंड या क्रशिंग के थ्रू क्या किया? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो सॉलिड के कंपेरेटिवली यदि वो पाउडर फॉर्म में आ जाता है तो वो क्या होगा? पाउडर फॉर्म में उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से जो सरफेस फिनोमेनन है लाइक एब्जॉर्प्शन, वो क्या होगा? राइज हो जाएगा। तो हार्ड की वजह यदि वो पाउडर फॉर्म में है तो उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी वो क्या होगी? हाई होगी। पोरलेस है या पोरस है? पोरलेस के कंपेरेटिवली यदि अपन पोरस में आते हैं तो क्या होंगे? मैक्सिमम गैस पार्टिकल्स आर पास टू इट, ज्यादा से ज्यादा गैस पार्टिकल्स पोरस वाली स्ट्रक्चर जो होती है उसमें से ज्यादा गैस पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें से क्रॉस कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में यदि हार्ड के कंपेरेटिवली पाउडर है तो उसमें क्या होगा? एब्जॉर्प्शन की रेट ज्यादा हो जाएगी। पोरलेस के कंपेरेटिवली यदि वो पोरस है तो उसमें क्या होगा? हाई हो जाएगा। रीजन दोनों का आपको बता सकते हैं। ये हो सकता है कि रीजनिंग क्वेश्चन भी आपसे बन जाए कि पाउडर फॉर्म में एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज क्यों हो जाती है, कैपेसिटी बढ़ क्यों जाती है, और पोरस में इंक्रीज क्यों हो जाती है। उन दोनों का रीजन मैंने आप लोगों को लिख के दिया है कि पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया राइज हो जाता है, और पोरस में जब होल्स बने होते हैं तो मैक्सिमम गैस पार्टिकल्स उसमें से क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, पास होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। ये सेकंड पॉइंट है। इजीली समझ पा रहे हो इस पॉइंट को? इस पॉइंट को एक कॉमन एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो, पोरस और पोरलेस वाले। जैसे ब्रेड और बिस्किट को अपन कंपेयर करते हैं, तो ब्रेड और बिस्किट यदि शेप या साइज के अपन लेते हैं तो इसमें आप कंफर्म हो कि ब्रेड जो होगा वो ज्यादा लिक्विड को क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा। मैं एब्जॉर्ब नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं, एक अलग कंसेप्ट है। मैं कह रहा हूं कि वो ज्यादा लिक्विड को क्या करेगा? अब्जॉर्ब करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि स्पंजी स्ट्रक्चर होने से उसके पास अवेलेबल स्पेस क्या ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड को अब्जॉर्ब कर रहा है, नॉट एब्जॉर्ब। ये ब्रेड और बिस्किट का जो मैंने एग्जांपल दिया, ये एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल नहीं दिया मैंने, एक केवल उसको एब्जॉर्प्शन के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। तो स्पंजी स्ट्रक्चर होने से ब्रेड क्या करता है? ज्यादा लिक्विड को ऑब्जर्व करता है। तो सेम यही चीज किस पे होती है? गैस और सॉलिड के बीच में भी बॉन्डिंग पे डिपेंड करती है कि वो पोरस या पाउडर फॉर्म में है, या पोरलेस है, या हार्ड फॉर्म में है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट। एक सॉलिड का एक्टिवेशन, एक्टिवेशन का मीनिंग, एक्टिवेशन वर्ड का मीनिंग क्या है? हाउ टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी ऑफ सॉलिड। सॉलिड की एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी को आप कैसे इंक्रीज करते हो? सॉलिड गैस पार्टिकल्स को जो एब्जॉर्ब कर रहा है उस कैपेसिटी को आपको इंक्रीज करना है, और ये इंक्रीज करने वाला पॉइंट क्या कहलाता है? एक्टिवेशन कहलाता है। तो कैसे इंक्रीज करोगे आप? ऑलरेडी मैं एक पॉइंट आप लोगों से डिस्कस कर चुका। एक सॉलिड है वो हार्ड फॉर्म में है, हार्डर सॉलिड है, उसको हम क्या करें? अभी मैंने बोला आप लोगों के लिए कि आप उसको ग्राइंड कर दीजिए या क्रश कर दीजिए। ग्राइंडिंग और क्रशिंग से वो क्या होता है? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने से क्या होगा? उसका सरफेस एरिया राइज हुआ, और सरफेस एरिया राइज होने से सरफेस फिनोमेनन एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है? राइज हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये पहला प्रोसेस हो गया एक्टिवेशन करने का। सेकेंड प्रोसेस क्या हमारे पास? इसमें सॉलिड है, कैसा है? पोरलेस, उसमें कोई बारीक होल्स, स्मॉल होल्स बने हुए नहीं है जो गैस पार्टिकल्स को इन्वॉल्व कर सके। उसको हम क्या करते हैं? हीटिंग विद स्टीम, हीटिंग विद स्टीम, उसको भाप में हम गर्म करते हैं। स्टीम में उसको हीटिंग करने से क्या बन जाते हैं? दे मेक पोरस, वो पोरस स्ट्रक्चर बन जाता है, उसमें बारीक होल्स बन जाते हैं।
आपने देखा होगा बेकरी इंडस्ट्रीज में बिस्किट या ब्रेड उनको स्पंजी बनाने के लिए क्या किया जाता है, फल्फी बनाने के लिए, हल्का बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें से CO2 को पास करवाया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में उसको हीटिंग किया जाता है और CO2 जैसे उसमें से फ्यूल होगी रिलीज होगी वो क्या होता है, स्पंजी हो जाता है। ब्रेड सॉफ्ट बनाने के लिए बेकरी इंडस्ट्रीज में इस चीज का यूज करते हैं अपन। थर्ड पॉइंट है इसमें बाय मैकेनिकल रबिंग। मैकेनिकल रबिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक्टिवेट कर सकते हैं। मैकेनिकल रबिंग मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ रहे थे छोटी क्लासेज में, या हम जब बचपन जिए थे, हम लोग जिया होगा आप लोगों ने भी, मैंने तो भरपूर जिया है। हम लोग जनरली छोटी क्लासेज में तो हम एक सिंपल से एक छोटा गेम खेलते थे कि स्केल या पेन हम रब करते थे अपने कपड़े पे या अपने हेयर्स पे, समझ लो हेयर्स पे, हेयर थे उस समय बेटा हमारे भी, तो उस समय उसको रबिंग करने पे उसमें क्या होता, चार्ज क्रिएट हो जाता था, तो वो डस्ट पार्टिकल्स को या पेपर पीसीज को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। वो मैकेनिकल रबिंग। उस रबिंग से क्या होता है, रबिंग से क्या होता है, स्केल या पेन के ऊपर इम्बैलेंस फोर्स क्रिएट हो जाते हैं और उस इम्बैलेंस फोर्स को बैलेंस करने के लिए वो क्या करता है, एक्सटर्नल सराउंडिंग से क्या करता है, गैस पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पे ऑक्यूपाई करना शुरू कर देता है। आपको ध्यान होगा कल मेरा क्वेश्चन ये था कि एब्जॉर्प्शन होता क्यों, वाई से स्टार्ट किया था, तो एब्जॉर्प्शन होने का रीजन ये दिया था कि उसकी सरफेस पे जो इम्बैलेंस फोर्स होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए वो क्या करता है, अनदर स्पीशीज को अपने सरफेस पे क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। स्टूडेंट्स, तो ये मैकेनिकल रबिंग से क्या होगा, जो सॉलिड लिया आपने स्केल या पेन की फॉर्म में, रबिंग से क्या होगा, उसके ऊपर इम्बैलेंस फोर्स क्रिएट होते हैं। इसका एक बहुत शानदार एग्जांपल और है, हम वॉशिंग के लिए सोप या डिटर्जेंट का यूज करते हैं। सोप और डिटर्जेंट का मेन जो फंक्शन है वो क्या होता है, उससे पर्टिकुलर जो डर्ट सरफेस होती है, सिंपली जैसे हमारे कपड़े वगैरह हैं जिससे जो मेल वगैरह लगा उस डर्ट को रिमूव करने के लिए हमने वॉशिंग पाउडर या सोप का यूज करते हैं। वो सोप या डिटर्जेंट क्या करते हैं, वो उस डर्ट को वहां से रिमूव करते हैं। तो हमें ये पता है कि आपने 10th में भी पढ़ा ये चीज कि जो सोप या डिटर्जेंट है वो डर्ट को रिमूव करने का काम करते हैं। तो ठीक है, वहां पे केमिकल फंक्शन, केमिकल बॉन्डिंग कौन कर रहा है, सोप कर रहा है डर्ट के साथ, और वही वहां से डर्ट को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है स्टूडेंट्स। बट फिर भी हम क्या करते हैं, सोप या डिटर्जेंट अप्लाई करने के बाद जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, रबिंग करते हैं। वो रबिंग क्यों करते हैं, रबिंग का रीजन आपको पता है, क्योंकि रबिंग करेंगे तो जो कपड़े की सरफेस होती है उस सरफेस पे क्या क्रिएट होंगे, इम्बैलेंस फोर्स क्रिएट होते हैं, और वो इम्बैलेंस फोर्स क्रिएट हो तो मैक्सिमम सोप मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करेंगे, और वो क्लॉथ या क्लॉथ की जो सरफेस है वो जितने सोप मॉलिक्यूल्स को अपनी सरफेस पे अब्सॉर्ब करती है, जो क्लीनिंग रिएक्शन है किसका, सोप का, वो उतना ही क्या होता है, पावरफुल हो जाता है। हमारे सिलेबस में आगे कई जगह ये पॉइंट आएगा, शायद आपने 10th या 11th में पॉइंट पढ़ा भी हो। मिसेल नाम से अपने एक हेडिंग पढ़ा करते थे 10th या 11th में। मिसेल क्या एक्चुअल में सोप या डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल का जो एक डर्ट को रिमूव करने की जो मैकेनिज्म है उसमें मिसेल को अपन डिस्कस करते हैं। तो मिसेल पावरफुल बनना चाहिए, और मिसेल पावरफुल कब होगा, जब वो मैक्सिमम सोप पार्टिकल्स को अब्सॉर्ब करेगा, और मैक्सिमम सोप या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल को अब्सॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, उसकी सरफेस पे हमने रबिंग के थ्रू क्या करते हैं, इम्बैलेंस फोर्स क्रिएट करते हैं, कहां पे, उस क्लॉथ की सरफेस पे, और वो ज्यादा से ज्यादा सोप मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, अब्सॉर्ब कर लेता है, एक्यूमुलेट कर लेता है, और जितने ज्यादा एक सोप या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स को वो एक्यूमुलेट करेगा उतना ही उसकी क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और डर्ट क्या होती है वहां से इजीली रिमूव हो जाती है। स्टूडेंट्स क्लियर है, मैकेनिकल रबिंग वाला मैंने 2-3 एग्जांपल आपको दिए हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट अपने पास डिपेंडेंस में फैक्टर अफेक्टिंग में टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल होता है एब्जॉर्प्शन पे। आपको टेम्परेचर कल वाली इस इंट्रो क्लास में आपको ध्यान होगा, टेम्परेचर के बिहाफ पे हमने एब्जॉर्प्शन को किस कैटेगरी में डाला था, एक्सोथर्मिक में या एंडोथर्मिक में। यस, बाय नेचर एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब हीट रिलीज होगी। डेल्टा एच इसके लिए हमने नेगेटिव लिखा था, डेल्टा एच भी नेगेटिव लिखा था, एंट्रोपी, और गिव्स एनर्जी भी नेगेटिव लिखा था। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसको बताया गया था कल वाले इंट्रो क्लास में आपको। ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी एक्सोथर्मिक चेंजेस होते हैं वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर सुनिएगा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल 11th में पढ़ा आपने इक्विलिब्रियम में, उसके अकॉर्डिंग जितने भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पे टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जनरली एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये तो अपना डायरेक्ट पॉइंट हो गया। बट इंट्रो वाली क्लास में आपको बताया था कि जो एब्जॉर्प्शन है वो 2 टाइप का होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन।
और आपको ये भी ध्यान होगा, मैंने जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन में आपको डिफरेंसेस बताए थे। तो ये कहा था कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन पे टेम्परेचर का अलग इफेक्ट पड़ता है। क्या बताया था उसमें? फिजिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ कंटिन्यूअसली क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। टेम्परेचर राइज होता है, एब्जॉर्प्शन की रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये कर्व बनाया था फिजिकल एब्जॉर्प्शन में। वो तो कंटिन्यूअसली क्या होता है, टेम्परेचर राइज के साथ फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में क्या बना था, वीक वैन डर वाल्स फोर्स की फॉर्मेशन हुई थी। तो वो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ इनवर्सली होता है। बट केमिकल एब्जॉर्प्शन में कर्व क्या बताया था आपको, बिगिनिंग में जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं, बिगिनिंग में टेम्परेचर राइज करने पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। आफ्टर दैट इट डिक्रीज। इनिशियली वो इंक्रीज होगा, उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले वो इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज क्यों हुआ, उसका रीजन भी मैं आपको पहले वाली क्लास में दे चुका, लेकिन फिर नई सीरीज से आप सुन लीजिए। क्योंकि यहां पे केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में क्या होता है बेटा, केमिकल बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट जो भी पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड बनते हैं। और केमिकल बॉन्ड के लिए मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शंस के लिए काइनेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं क्या चाहिए, एक मिनिमम टेम्परेचर या मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉन्डिंग के लिए। और जब भी बॉन्डिंग के लिए हम वो एनर्जी एक्सटर्नली प्रोवाइड कराते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है टेम्परेचर के भी यहाँ पे। तो यहाँ बिगिनिंग में जो अपन टेम्परेचर दे रहे हैं वो एक तरह से यूज हो रहा है कहां पे, एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के बीच में बॉन्डिंग के लिए एज ए एक्टिवेशन एनर्जी वो काम कर रहा है। और एक्टिवेशन एनर्जी वो काम कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गई। और रेट ऑफ, इसलिए बिगिनिंग में क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, एंड आफ्टर दैट इज डिक्रीज, स्लो डाउन, डिक्रीज होता चला जाता है। तो टेम्परेचर के बिहाफ पे हम फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन को डिफरेंशिएट भी करते हैं, बट डायरेक्टली आपको लिखना है कि टेम्परेचर के बिहाफ पे होना क्या चाहिए। तो एक्सोथर्मिक नेचर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर के बिहाफ पे वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये है टेम्परेचर का रोल। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अपने पास प्रेशर। प्रेशर का क्या रोल होगा इसमें, हो सकता है इंडिविजुअली आप प्रेशर से रिलेटेड पॉइंट आ जाए। तो प्रेशर के लिए यहां पे फ्रेंडलिच ने एक आइसोथर्मल कर्व बनाया था, किसमें, आइसोथर्मल बनाया कर्व बनाया उसने। आइसोथर्मल समझते हो, ऐसे कर्व जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनते हैं वो आइसोथर्मल है। ऐसे ग्राफ जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बने आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कर्व किसके बीच में बनाया उसने, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे बनाया उसने। और अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम किससे शो करते हैं, एक्स अपॉन एम से शो करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे तो उसने क्या लिया, सॉरी वाई एक्सिस पे तो उसने क्या लिया, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एक्स अपॉन एम। अब आप यहां पूछोगे एक्स अपॉन एम क्या है, यहां एक्स क्या है, अमाउंट या मास ऑफ एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्बेट का मास, और डिवाइडेड बाय क्या है, एब्जॉर्बेंट का मास, यानी गैस डिवाइडेड बाय सॉलिड है। ये गैस के मास को यदि अपन किसी सॉलिड के मास से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या था, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आ रहा है। और यहां हमने क्या लिया, प्रेशर शो किया है। फ्रेंडलिच के अकॉर्डिंग प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या होता है, एक्चुअल में इसका जो कर्व होगा ना, तो अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे इसको, क्यों नहीं कह सकते कि उसमें तीन अलग अलग कंडीशंस क्रिएट होती हैं। इनिशियल सेटअप पे क्या होता है कि जो कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन से हो रही है, और वो स्ट्रेट लाइन कब से हो रही है, जब लोअर प्रेशर था, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था। और प्रेशर बिल्कुल, उस केस में हमने प्रेशराइज करना शुरू किया तो एक्स अपॉन एम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी टू पावर एन के। मींस जिस बिहाफ पे, जिस रेस्पेक्ट में, जिस रेशियो में प्रेशर राइज हुआ है, उसी रेस्पेक्ट में क्या होता है, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है, राइज होता है। तो यहां पे अप्रोक्स क्या होता है, एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होता है। प्रेशर राइज करने के साथ क्या होता है, राइज होता है। इस चीज को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, देखो 1 अपॉन एन, देन लोअर प्रेशर पे क्या होता है, एन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये क्या होगा, पी पे डिपेंड करेगा। एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। जिस रेस्पेक्ट में यदि जस्ट आपने प्रेशर को डबल किया तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी डबल हो जाएगी। आपने प्रेशर को ट्रिपल किया तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी ट्रिपल हो जाएगी। कब, जब प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था और हमने बिगनिंग में प्रेशर एक साथ इंक्रीज किया। ये तो होगी, तो क्योंकि यहां पे ऑलमोस्ट क्या होती है, स्ट्रेट लाइन आती है लोअर प्रेशर पे। उसके बाद हम प्रेशर यदि कंटिन्यूसली रखेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा उसमें क्या होगा, स्लोप आना शुरू हो जाता है। यहां से ऊपर देख रहे हो, ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं रही है, थोड़ा सा इसमें क्या आ रहा है, इस तरीके से स्लोप आ रहा है। ये स्लोप आना क्या शो कर रहा है कि एक्स अपॉन एम, मिडल वेल कंडीशन आ रही है, ये मिडल एक्स अपॉन एम, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी टू पावर 1 अपॉन एम के।
ये तो यहां पे भी था, लेकिन यहां पे मैंने क्या कहा, n की वैल्यू 1 हो जाती है लोअर पे तो डायरेक्टली परफॉर्म जाता है, स्ट्रेट लाइन बन गई। बट यहां पे p टू पावर 1 अपॉन n पे रहता है। मीनिंग क्या हुआ कि हम प्रेशर को जस्ट डबल कर रहे हैं यहां पे, बट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जस्ट डबल नहीं हो रहा है, इंक्रीज तो होगा बट उस रेस्पेक्ट में इंक्रीज नहीं होगा जिस रेस्पेक्ट में हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। गुस्सा आ रहा है? फिर सुनिए, जब हमने प्रेशर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर रखा, इनिशियली हम प्रेशर अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो उस केस में जिसको हमने बोला लोअर लिमिट ऑफ प्रेशर, उस लोअर लिमिट ऑफ प्रेशर पे क्या होता है, जैसे हमने प्रेशर राइज किया तो जिस बिहाफ पे जिस रेस्पेक्ट में प्रेशर राइज होता है, डबल होगा तो एक्स अपॉन एम भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल होगा तो वो भी ट्रिपल हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन आई। बट जैसे जब हम मिडल प्रेशर की मिडल वैल्यू पे पहुंच जाते हैं तो एक्स अपॉन एम का अमाउंट क्या हो जाता है, 1 अपॉन एम पे रहेगा, सेम जो इक्वेशन थी वही रहेगी, उसमें एन की वैल्यू डिसाइड नहीं की जा रही है। तो क्या होता है, डबल के साथ डबल नहीं होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, बट उतना इंक्रीज नहीं होगा जिस रेस्पेक्ट में अपन प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये रहता है। हम चाहे तो इन इक्वेशंस को लॉ की यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, बता रहा हूं, जैसे इसको अपने को शो करना होता तो क्या कर सकते थे, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू केपी कर सकते थे आप। इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी टू पावर 1 अपॉन एम, ये भी कर सकते हैं। इसमें लॉग लेके भी दिखा सकते हो, लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 अपॉन एम लॉग पी, ऐसे भी दिखा सकते हो। ये भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाता है किसका, फ्रेंडलीज का, आइसोथर्मल कारों का। लोअर प्रेशर हो गया, मिडल प्रेशर हो गया। अब जब प्रेशर अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसके बाद देखिए आप लोग इस कर्व को 3 अलग अलग लेवल पे देखिए इसको आप, वहां पे ये ऑलमोस्ट क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, तो यहां पे जो कंडीशन आती है उसको अपन पीएस बोलते हैं, और ये क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट पे चला जाता है। इस सैचुरेशन पॉइंट पे प्रेशर को कितना भी राइज किया जाए, इस सैचुरेशन पॉइंट पे प्रेशर को कितना भी राइज किया जाए, क्योंकि वो कहां जा चुका है, सैचुरेशन पॉइंट, अब अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन राइज नहीं होगा इसमें। तो यहां पे ये क्या हो जाता है, हायर प्रेशर पे क्या हो गया, हायर प्रेशर पे एक्स अपॉन एम, फ्रेंडलीज का जो इक्वेशन होगा कैसे लिखा जाएगा, पी टू पावर 0 लिखा जाएगा। यानी ये आप एन की वैल्यू 0 मान लो, ये पी यानी किस पे होगा, दैट इज के पी पावर 0 देन एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के, मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेशर। हायर पे क्या हो गया, इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेशर, प्रेशर का कोई रोल नहीं पड़ता, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रेशर का। तो बाकी सभी में आपने एक एक पॉइंट लर्न किया कि यहां पे बताया टेम्परेरी, यहां पे बताया कि हार्ड या पोरस या पाउडर, यहां आपको ध्यान है मैकेनिकल रबिंग, उसको कन्वर्ट करेंगे पोरस में, पाउडर फॉर्म में। टेम्परेचर पे 2 अलग अलग पॉइंट आ गए कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अलग पॉइंट होगा, केमिकल में अलग पॉइंट होगा, लेकिन प्रेशर वाला ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मान सकते हो, अलग से हो सकता है कि इस डिपेंडेंस पे आपको केवल प्रेशर पर पूछा जाए। तो 3 अलग अलग कंडीशंस आपको बतानी है फ्रेंडलीज के अकॉर्डिंग, कि जनरली प्रेशर राइज करने पे, क्योंकि गैसेज है तो कंप्रेसिबल, तो जनरली प्रेशर राइज करने पे वो राइज होना चाहिए। बट इसमें 3 अलग अलग पॉइंट्स आते हैं कि आपने प्रेशर बिल्कुल नहीं दे रखा तो वो क्या होगा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, जिस बिहाफ पे जितना रेस्पेक्ट में जितना मल्टीप्लाई या प्रेशर को उतना मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एम, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन जब मिडिल लेवल पे पहुंचोगे, प्रेशर शुरू में कुछ अप्लाई किया होता है, उसके बाद अपन बढ़ाते हैं, दोबारा इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में वो इंक्रीज होगा, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है। और अल्टीमेटली फाइनली हम कहां चले गए, हायर प्रेशर पे चले गए, तो उसके बाद वो क्या होता है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है, प्रेशर राइज करने का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो सैचुरेशन में पहुंच चुका होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये अपना है एक अच्छा क्वेश्चन, डिपेंडेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन। अभी एब्जॉर्प्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, एक क्लास और आपको एब्जॉर्प्शन पे करनी है, जिसमें एप्लीकेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्प्शन से कंपैरिजन करना, और एक लिक्विड स्टेट में भी मैं आपसे एब्जॉर्प्शन डिस्कस करूंगा, वो नेक्स्ट क्लास। प्लीज बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।